हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित ये कहानी अनुपमा का प्रेम का दूसरा भाग। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पहले भाग की कहानी संक्षेप में। अनुपमा एक नवयुवती है और सच्चाई में कम, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहती है। वो ढेर सारी काल्पनिक कहानियां और उपन्यास पढ़ती है और उसी की दुनिया में रची बसी रहती है। कल्पना में ही उसे अपने पड़ोसी युवक सुरेश से प्यार हो जाता है और वह उसे शादी करने की जिद पकड़ लेती है। अनुपमा के माता पिता यह प्रस्ताव लेकर सुरेश के घर जाते हैं। हालांकि सुरेश के माता पिता को इस रिश्ते से इनकार नहीं है, परंतु सुरेश यह विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन इधर अनुपमा के माता पिता धन का लोभ दिखाकर किसी तरह यह रिश्ता तय कर लेते हैं। अनुपमा बहुत खुश है। अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे धीरे मानो अपने आप से कहा कि देख सुनकर शरीर जलने लगता है। मैं 3 बच्चों की माँ हूं और आज यह मुझे प्रेम सिखाने आई है। दुर्लभ बसु काफी धन दौलत छोड़कर जब परलोक सिधार गए, तब उनके 20 वर्ष के इकलौते पुत्र ललित मोहन ने उनकी श्राद्ध शांति की और फिर एक दिन स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा, मास्टर साहब मेरा नाम काट दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई? फिजूल में लिखने पढ़ने से क्या होगा? जिसके लिए लिखा पढ़ा जाता है वह सब मेरे पास बहुत है। पिताजी मेरे लिए पढ़ लिख कर काफी कुछ छोड़ गए हैं। मास्टर साहब ने आंख मिचलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? अब मजे से चढ़ो और खाओ। यहीं पर ललित मोहन की विद्याभ्यास की इति हो जाती है। ललित मोहन की एक तो कच्ची उम्र और फिर हाथ में काफी रुपया, लिहाजा स्कूल छोड़ते ही काफी यार दोस्त जुट गए और उसके बाद क्रमशः तंबाकू, भांग, गांजा, शराब, गायक गायिका इत्यादि एक के बाद एक उसके बैठक की शोभा बढ़ाने लगे। उधर पिता का संचित किया हुआ धन पानी की तरह तरंगे लेता हुआ तेजी के साथ सागर की तरफ दौड़ने लगा। माँ ने रो धोकर बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा सुना, पर उसने सुना नहीं। एक दिन वह घूमता हुआ सुर्ख आंखें किए माँ के पास जाकर बोला, माँ मुझे इसी समय 50 रुपए दो। माँ ने कहा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ललित मोहन और कुछ न कहकर एक कुल्हाड़ी उठा लाया और उससे माँ का बक्सा तोड़कर उसमें से 50 रुपए निकाल कर चलता बना। माँ खरी खरी देखती रह गई, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन उसने पुत्र के हाथ में लोहे के संदूक की चाबी देकर कहा, बेटा यह लो संदूक की चाबी, तुम्हारे बाप का रुपया है, इसे जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। अब मैं कुछ न कहूंगी, पर भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरे चले जाने पर तुम्हारी आंखें खुल जाए। ललित ने विस्मित होकर कहा, कहाँ जाओगी माँ? मालूम नहीं आत्मघात करने से कहाँ जाना पड़ता है। सो तो नहीं जानती, पर इतना मालूम है कि सदगति नहीं होती। पर क्या करूं बताओ, मेरी तकदीर ही ऐसी है। आत्मघाती नहीं होगी और चारा ही क्या है? तुम्हें पेट में रखकर सारे सुख मिल गए हैं। अब रोज रोज लात झाड़ू की अपेक्षा यमदूत का अग्निकुंड क्या बुरा है? ललित मोहन माँ को पहचानता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ झूठ मूठ डराने वाली नहीं है। तब वह रोने लगा और माँ के पैरों पर पड़कर कहने लगा, माँ अब की बार माफ कर दो, अब ऐसा काम कभी न करूंगा। तुम रहो माँ, मत जाओ। माँ ने रूखे स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे यार दोस्त आखिर वे सब कहाँ जाएंगे? मैं किसी को नहीं जानता माँ। पैसे रुपये यार दोस्त कुछ भी नहीं माँ, सिर्फ तुम रहो। तुम्हारी बात का क्या विश्वास है? क्यों माँ, मैं तुम्हारी बुरी औलाद हूं, फिर भी क्या कभी अविश्वास का काम किया है?
तुम यहाँ रहकर खुशी खुशी जो दोगे उससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। खुशी खुशी तो तुम्हें 1 पैसा भी देने का जी नहीं करता, लेकिन 1.5 साल के अंदर तुमने जितना रुपया उड़ाया है उसका आधा भी तुम अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकोगे। तो तुम मुझे 1 भी रुपया नहीं देना माँ। जन्नी का हृदय कोमल हो उठा। नहीं, तुम इतना भी नहीं सह सकते। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। महीने में 100 से तुम्हारा काम चल जाएगा मजे से। तो यही ठीक रहा। 2 ही 1 दिन में उसके यार दोस्त सब धीरे धीरे खिसकने लगे। ललित मोहन 2 के घर बुलाने भी गया। किसी ने बोला कल आऊंगा और कोई बोला आज काम है, परिणाम स्वरूप कोई आया नहीं। बिल्कुल अकेला अकेला शराब पीता है और अकेला ही घूमता है। उसने एक बार सोचा कि अब शराब नहीं पीऊंगा, पर वक्त कैसे कटे, लिहाजा वह न छूट सकी। वह रास्ते पर अक्सर घूमा करता था। वह जगबंधु बाबू के बगीचे की बगल से होकर वह रास्ता जाता है और अपेक्षाकृत निर्जन होने की वजह से वह शराब पीने का अच्छा मौका भी रहता है। गांव में काफी बदनामी हो चुकी है, इसलिए किसी के घर जाना अच्छा नहीं मालूम होता। लिहाजा शराब पीकर वह अपने साथ अपने आप ही घुमा करता है। आजकल उसे एक और साथी मिल गया है, अनुपमा। आते जाते हुए अक्सर देखा करता है। उसी तरह अनुपमा भी अक्सर बगीचे में घुमा फिरा करती है। अनुपमा को तो वह बचपन से ही देखता आया है, परंतु आजकल उसे उसमें कुछ नवीनता सी दिखाई पड़ती है। जगबंधु बाबू के बगीचे की दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वहां से वह एक पेड़ के पास खड़ा होकर देखता था। अनुपमा बगीचे भर में घूमा करती है। पेड़ के नीचे बैठी फूलों की माला गूंथती है, फूलों को चुनती है। सरोवर के शीतल जल में दोनों पैरों को डुबाकर बालिका सुलभ क्रीड़ा करती है। उसे यह देखना बहुत अच्छा लगता है। इधर उधर बिखरे हुए बाल, उसके देह लता, कपड़े, गहने और सबसे बढ़कर उसका चेहरा, शराब की मद में भरी हुई उसकी आंखें, यह सब उसे कमल पुष्प सा दिखाई देता है। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता है कि संसार में अनुपमा को देखते रहना ही उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। रात होते ही वह घर जाकर सो जाता है और जब तक नींद नहीं आती तब तक अनुपमा का मुखड़ा उसे याद आता रहता है। स्वप्न में भी कभी कभी अनुपमा का सुंदर मुखमंडल उसके हृदय में जाग उठता है। इसी तरह कितने दिन बीत गए कि जगत बंधु बाबू के बगीचे की उस टूटी हुई दीवार के पास रोज शाम को बैठे रहना उसका नित्य कर्म हो गया है। बच्चा नहीं है, इसलिए वह समझ गया है कि अनुपमा को वास्तव में वह बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा है, परंतु ऐसे प्रेम से लाभ वह जानता था कि मैं शराबी, अयोग्य, मूर्ख, सबसे घृणित हूं। अनुपमा के योग्य किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सैकड़ों कोशिश करने पर भी उसे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो फिर इस तरह व्यर्थ मन खराब करने से क्या लाभ। कल से नहीं आऊंगा। पर नहीं रहा जाता। सूर्यास्त होते ही वह शराब पीकर उस टूटी दीवार पर चढ़कर बैठ जाता है। मगर उसके भीतर एक और बात है। किसी को प्रेम करने से मालूम होता है कि शायद वह भी इसी तरह से प्रेम करती हो। है और क्यों नहीं, प्रेम करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि यह बातें साबित नहीं की जा सकती कि एक दिन ललित मोहन दीवार पर चढ़ा ही था कि चंद्रबाबू की निगाह उस पर पड़ गई। चंद्रबाबू ने दरबान को पुकार कर कहा, उसे पकड़ो। दरबान पहले तो समझा नहीं कि किसे पकड़ना है, और जब समझा कि ललित बाबू को पकड़ना है तो 3 हाथ पीछे हट गया। चंद्रबाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, उसे पकड़कर थाने में ले जाओ। दरबान बांग्ला हिंदी की खिचड़ी पकाता हुआ बोला, हमें नहीं पावे बाबू, यानी मुझसे न हो सकेगा। बाबू की ललित मोहन तब तक दीवार से उतरकर धीरे से चलता बना। उसके चले जाने पर चंद्रबाबू ने कहा, पकड़ा क्यों नहीं?
दरबान चुप रहा। एक माली ललित को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, भला इस भोजपुरिया की क्या मजाल जो ललित बाबू को पकड़ ले। इस जैसे 4 दरबान के सिर एक घूसे में तोड़ देंगे। दरबान भी इस बात से इनकार नहीं कर सका। बोला, बाबू, नौकरी करने आया हूँ, जान देने नहीं। पर चंद्र बाबू ऐसे ही छोड़ देने वालों में से नहीं थे। ललित पर वह पहले से ही बहुत खफा थे और अब मौका पाकर गवाह जुटाकर उन्होंने अनाधिकार प्रवेश और न जाने क्या क्या अपराध लगाकर अदालत में दावा दायर कर दिया। जगबंधु बाबू और स्त्री दोनों ने ही उन्हें मुकदमे के लिए मना किया, लेकिन चंद्र बाबू ने एक न सुनी और मन पीड़ित अनुपमा ने खास तौर से जिद की थी कि पापी को सजा दिए बगैर किसी तरह से उसका मन शांत न होगा। इंस्पेक्टर ने घर पर आकर अनुपमा का इजहार लिया। अनुपमा ने सब कुछ ठीक कर दिया। अंत में मामला ऐसा हो गया कि ललित की माँ काफी रुपए खर्च करके भी लड़के को किसी तरह बचा न सकी। ललित मोहन को 3 साल की कड़ी सजा का हुक्म हो गया है। बीए की परीक्षा का रिजल्ट निकल आया। सुरेश चंद्र मजुमदार एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। गांव भर में तारीफ का तहलका मच गया। अनुपमा की माँ की आनंद की सीमा न रही। वह मारे खुशी के सुरेश की माँ के पास जाकर बोली, अपनी बात आप नहीं कहनी चाहिए, मगर देखो तो सही मेरी लड़की का भाग्य। सुरेश की माँ ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रही हूं। एक बार ब्याह हो जाने दो, फिर तुम्हारा बेटा राजा न हो जाए तो कहना। अनु जब छोटी थी तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़की रानी होगी, रानी। इतने सुख कभी कोई न किया होगा जितना वह सुख करेगी। किसने कहा था? एक सन्यासी ज्योतिष ने। लेकिन पहले तुम अपने जवाई के लिए एक मकान तो खरीदवा दो। यूं तो चंद्र को भी मैं अपने कोख का ही जना समझती हूँ, मगर मेरी अनु को भी देखा जाए तो हिसाब से आधी जायदाद मिलनी चाहिए, और मैं जीती रही तो वह पाएगी ही। ऐसा ही हो, दोनों राजा रानी की तरह सुख से रहे, हम लोग यह देख कर मरे। 2 दिन बाद राखाल मजुमदार ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इसी वैशाख में तुम्हारे विवाह का दिन ठीक हुआ है। मेरी जरा भी इच्छा नहीं है अभी विवाह करने की। स्कॉलरशिप पाया है, चाहूं तो बिलायत में जाकर पढ़ाई कर सकता हूं। क्या तुम बिलायत जाने की इच्छा रखते हो? पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ऐसी बात फिर जवान से मत निकालना। बिना खर्च किए जाने को मिल रहा है तो दोषी क्या है? रखाल बाबू आग बबूला हो गए और बोले, दूसरे के खर्च पर अगर जहर मिल जाए तो वो भी खा लोगे? उस बात में इस बात में बहुत फर्क है। फर्क क्या है? एक तरफ जात खोना और मलीचन होना, दूसरी तरफ जहर खाना। ठीक एक ही बात नहीं तो और क्या है? सुरेश फिर किसी तरह का प्रतिवाद न कर सका, चुपचाप चला गया। उसके चले जाने पर राखेल बाबू अपने आप ही हंसकर खुद से कहने लगे, बेटा 2-4 पन्ने अंग्रेजी के पढ़कर हमसे बहस करने चले थे। कैसे बातें सुनाई। दूसरे के खर्च से जहर मिले तो क्या वो भी खा लोगे? बच्चे के मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। ऐसी अकाट युवती को क्या कोई काट सकता है? ब्याह का सब कुछ पक्का हो जाने के बाद बड़ी बहू ने एक दिन अनुपमा से कहा, तुम्हारे दूल्हे की नामवरी तो पूरे गांव में समाती ही नहीं। अनुपमा ने मंद मुस्कुराहट से कहा, जिसकी सती साध्वी स्त्री है, दुनिया में उसके सुख के सभी द्वार खुले हैं। फिर भी अभी तो ब्याह नहीं हुआ है लल्ली। ब्याह तो हम लोगों का बहुत पहले ही हो चुका। अवश्य उसे दुनिया नहीं जानती हो, पर भीतर ही भीतर हमारा मिलन तो हो चुका है। बड़ी बहू जरा हंसी, होठों को जरा संकुचित करके जरा ठहर कर बोली, ये बातें कहीं और न कह बैठना। मैं कोई बूढ़ी लुगाई नहीं हूं, फिर भी ऐसी बातें सुनते शर्म आती है। और तुम
सभी बातें ऐसे कह जाती हो जैसे थिएटर में एक्टिंग कर रही हो। ऐसा करोगी तो लोग पागल कहेंगे। मैं प्रेम में पागल हूँ। आज बैसाख सुदी पंचमी है। अनुपमा के विवाह उत्सव के कारण गांव भर में धूम मची है। जगबंधु बाबू के घर आज भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ खिलाने पिलाने की ठाठ है और दूसरे तरफ बाजों की धूम। ज्यों ज्यों शाम करीब आने लगी त्यों त्यों धूमधाम बढ़ने लगी। गोधूली के बाद ही ब्याह है, दूल्हा आता ही होगा। सभी लोग उत्साहित हो रहे हैं, पर दूल्हा है कहाँ? राखाल बाबू के घर शाम के पहले से ही शोर मच रहा है। सुरेश किधर गया? इधर ढूंढो, उधर ढूंढो, इधर देखो, उधर देखो। इसका शोर मचा हुआ है, फिर भी सुरेश को कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। कुछ संवाद के पहुंचते देर नहीं लगती। बिजली की तरह यह बात उड़ती हुई जगदम्बू बाबू के घर पहुंच गई। घर भर के सभी लोग करम पर हाथ रखकर बैठ गए। ठीक 8 बजे लग्न है, मगर 9 बज रहे हैं। कहीं भी दूल्हे का पता नहीं चल रहा। जगबंधु बाबू उसे ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अनुपमा की माँ भी रोती हुई उनके पास आई और कहने लगी, अब क्या होगा जी? जगबंधु बाबू उस समय आधे पागल हो रहे थे। चिल्ला उठे, होगा मेरा श्राद्ध। इस अभागी लड़की के लिए बुढ़ापे में मेरी इज्जत गई, यश गया, जात गई, सब गया। अब तो जात के बाहर होकर रहना पड़ेगा। क्यों मैंने अपनी मिट्टी खराब करने के लिए बुढ़ापे में तुमसे ब्याह किया? तेरे ही वजह से आज ये अपमान हो रहा है। शास्त्रों में भी लिखा है कि स्त्री बुद्धि प्रलयकारी। तुम्हारी बातों में आकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। जाओ, अपनी लड़की को लेकर चली जाओ मेरे सामने से, जाओ। हाय, अनुपमा के माँ के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर ये हाल है और उधर एक और आफत। अनुपमा को बार बार मूर्छा आ रही है। इधर रात बढ़ती चली जा रही है। 10, 11, 12 बजते बजते क्रमशः 1 और 2 भी बज गए, परंतु कहीं भी सुरेश का पता नहीं। सुरेश मिले या न मिले, मगर अनुपमा का विवाह तो करना ही होगा। आज रात अगर ब्याह न हुआ तो जगबंधु बाबू की जात चली जाएगी। आखिर रात को करीब 3 बजे मोहल्ले के करीब 5 पंचों ने और जगबंधु बाबू के हितैषी मित्रों ने मिलकर 50 वर्ष के बूढ़े दमा के रोगी राम दुलाल दत्त को दूल्हे के भेष में लाकर खड़ा कर दिया। अनुपमा ने जब सुना कि इस तरह से उसका जीवन नष्ट होने का उद्योग हो रहा है, तो मूर्छा छोड़कर माँ के पैरों पर लौट गई। ओ माँ, मेरी रक्षा करो, इस तरह मेरे गले पर छुरी न फेरो। यह ब्याह होगा तो तुम निश्चित समझ लेना कि मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। माँ ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं मेरी बिटिया? मुंह से तो वह कुछ भी कहे, पर लड़की के दुख से, आत्मग्लानि से उसका हृदय जलकर खाक हुआ जा रहा था। इसी से वह रोती हुई, झेपती हुई वह फिर पति के पास जा पहुंची। सुनते हो, जरा सोच समझकर काम लो। नतीजा क्या होगा यह तो सोचो। यह ब्याह अगर हो गया तो मेरी लड़की जहर खाकर मर जाएगी। जगबंधु बाबू कुछ उत्तर न देकर लड़की के पास पहुंचे और गंभीरता के साथ बोले, उठो, सवेरा हुआ जा रहा है। कहाँ जाऊं बाबूजी? अभी कन्यादान करना है। अनुपमा रो उठी, बाबूजी मुझे मार डालो, मैं जहर खा लूंगी। यदि तबीयत में आए तो कल खा लेना। आज ब्याह देकर अपनी जात तो बचा लूं, फिर जो जी में आए सो करते रहना। जहर खाना, तालाब में डूब मरना, मैं एक बार भी मना करने नहीं आऊंगा। कैसी कठोर बात है। अब अनुपमा का कलेजा दहल उठा। बोली, बाबूजी मुझे बचाओ। बहुत रोई, बहुत बिलखी, पर कोई हल न हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञ जगबंधु बाबू ने उसी रात को रामदुलाल दत्त के साथ अनुपमा का विवाह कर दिया। बहुत दिनों से पत्नीहीन रामदुलाल दत्त के घर पर अपना कहने को कोई न था। 2 पुरानी ईंटों के बने घर,
जरा सा साग सब्जी का बगीचा, बस यही दत्त महाशय की सांसारिक संपत्ति थी। बड़ी तकलीफ के साथ उनके दिन गुजरते थे। ब्याह करके दूसरे ही दिन अनुपमा को वह अपने घर ले आए। साथ साथ बहुत सी खाने पीने की चीजें भी आई, दास दासियां भी आई। कोई भी तकलीफ नहीं। 6-7 रोज उनके बड़े आनंद के साथ बीत गए। ससुर जी बड़े आदमी ठहरे, अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। ब्याह करके उनकी तकदीर जग गई थी। परंतु अनुपमा की बात दूसरी थी। और 2 दिन बाद जब वो अपने घर लौटी तो उसका चेहरा देखकर दास दासियों ने भी अपने आंसू पोंछ लिए। घर जाकर प्राण दे दूंगी, यह बात अनुपमा ने ससुराल में ही तय कर लिया था। अब सचमुच ही वह मर जाना चाहती है। बहुत रात बीत जाने पर जब घर के सारे लोग सो रहे थे तो चुपके से उठकर पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बगीचे के तालाब की सीढ़ियों पर वह जाकर बैठ गई। आज उसे मरना होगा, जुबानी नहीं, सचमुच ही उसे मरना होगा। अनुपमा को याद आया, और भी एक दिन मैं यहीं मरने आई थी। वह ज्यादा दिनों की बात तो नहीं है, लेकिन तब मर न सकी क्योंकि तब एक आदमी ने आकर मुझे पकड़ लिया था। आज वह कहाँ है? जेल खाने में सजा भुगत रहा है। किस कसूर पर? वह तो सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। किसने उसे जेल भेजवाया? चंद्र बाबू ने, इसलिए कि वह उसे फूटी आंख नहीं देख सकते थे। वह शराबी था, उसने अनाधिकार प्रवेश किया था। मगर क्या मैं उसे बचा नहीं सकती थी? बचा सकती थी, पर मैंने यह नहीं किया, बल्कि उसे जेल भेजवाने में सहायता ही की। आज वह सोचने लगी, ललित क्या सचमुच मुझे प्रेम करता था? हो सकता हो करता हो, शायद न भी करता हो। नहीं, पर उसे सजा दिलवाने से मुझे क्या मिल गया? कौन सी इष्ट देव की सिद्धि हो गई? जेल में वह पत्थर तोड़ रहा होगा, कोल्हू चला रहा होगा और भी जाने क्या क्या नीच काम कर रहा होगा। इससे चंद्र बाबू को भले ही कुछ लाभ हुआ हो, पर मुझे क्या लाभ हुआ? उसे सजा न हुई होती तो क्या मैं उन्हें पा सकती, जो अभी आनंद के साथ अपनी उन्नति के लिए जहाज पर सवार होकर बिलायत जा रहे हैं? अनुपमा बहुत देर तक बैठी बैठी रोती रही, फिर पानी में उतरी, घुटने तक, छाती तक, गले तक, फिर क्रमशः जुबान पानी में जा पहुंची। कोई आधे मिनट तक पानी में डूबे रहने से बहुत सा पानी उसके पेट में चला गया। तब वह फिर ऊपर उतर आई, फिर डूबी और फिर ऊपर उतर आई। वह तैरना जानती थी, इसी से सारा तालाब छान मारने के बाद डूब जाने लायक पानी उसे नहीं मिला। उसने बहुत बार डुबकियां लगाई, काफी पानी भी पेट में चला गया, मगर किसी भी तरह से एकदम न डूब सकी। उसने देखा कि मरने का संकल्प करके ज्यों ही डूबती हूँ त्यों ही सांस रुकने लगती है और तब सांस लेने के लिए ऊपर तैर कर आना पड़ता है। इस तरह से सारे तालाब में तैर तैर कर रात में खत्म होने के करीब उसने अपने थके हुए निर्जीव देह को सीढ़ियों पर लाकर पटका तो देखा कि किसी भी हालत में इस तरह से जरा जरा करके प्राण त्याग देना भी आसान काम नहीं है। पहले वह बीरा व्यथा से व्यथित होकर दिन में 100-100 बार मरने जाया करती थी। तब समझती थी कि प्राणों को बचाना या मारना नायक नायिका के हाथ की बात है। परंतु आज तो सारी रात भी प्राणों से लड़ झगड़ कर भी उन्हें निकाल कर बाहर फेंक न सकी। आज वह अच्छी तरह समझ गई कि प्राणों को इस तरह विदा करना उसके एकादश वार्षिक बीरा व्यथा में भी संभव नहीं। पाँव फटने के पहले जब वह घर आई तो उसका सारा शरीर मारे जारे के कांप रहा था। माँ ने पूछा, अनु इतने तड़के उठकर नहा आई बेटी? अनुपमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। इधर दत्त महाशय ने एक तरह से चिरस्थायी रूप से ससुराल में ही अपना डेरा जमा लिया। शुरू में तो थोड़ा बहुत आदर सत्कार मिलता था, पर क्रमशः उसमें भी कमी होने लगी। चंद्र बाबू तो हर बात में उनका मजाक उड़ाते और हर तरह से उन्हें लांछित और अपमानित करते। इसका एक कारण और भी हो गया था। एक तो चंद्र बाबू का हृदय वैसे ही ईर्ष्यापरायण था। उस पर जगबंधु बाबू के दामाद अकर्मण्य है, इसलिए उन्हें कुछ धन संपत्ति ले जाने को कह दिया।
अनुपमा कभी पास नहीं आती और सास भी कुछ खबर नहीं लेती। फिर भी रामलाल के दिन बड़े आराम से कट रहे हैं। आओ भगत की, किसी तरह नाते रिश्तेदारी की, कायदे कानून की जरा भी परवाह नहीं करते। जो मिल जाता है उसी को बहुत समझ लेते हैं। परंतु उनके सुख भोग के दिन अब ज्यादा बाकी न थे। एक तो जीर्ण शरीर, ऊपर से उनका पुराना अक्षमा रोग बहुत दिनों से उनके शरीर में आश्रय लिए बैठा था और हर एक साल ही जाड़े में खींचातानी करता था। अब की बार भी जाड़े में खूब ही खींचातानी करने लगा कि जगबंधु बाबू ने देखा कि अक्षमा रोग दुलाल बाबू के नस नस में गांठ गांठ में फैल गया है। गांव में उनका इलाज अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा, इसलिए उन्हें कलकत्ते भेज दिया। वहां कुछ दिनों तक उनका इलाज अच्छा होता है। उसके बाद सती साध्वी अनुपमा के सौभाग्य से दूसरा साल पूरा होते होते सदानंद रामदुलाल संसार को त्याग कर चले गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।